हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्रो विद विकास पर। आज हम यूपीएसआई को टारगेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज यूपीएसआई की चारों तरफ हर कोचिंगों में, हर चैनल पे लगातार तैयारी कराई जा रही है, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक आपके 4 सेक्शन में से, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई में आपके 4 सेक्शन होते हैं। मैथ्स होता है, हिंदी होती है और उसके बाद आपका जीएस होता है और चौथा सेक्शन होता है रीजनिंग, जिसको सबसे सिंपल और आसान समझाया जाता है। इसलिए इस पार्ट के महत्ता को देखते हुए सिंपल होने के साथ साथ ये उतना ही मार्क आपको दिलाता है जितना कि ये तीनों सब्जेक्ट दिलाते हैं। इसमें भी आपके 40 ही क्वेश्चन आते हैं, जीएस के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को, रीजनिंग को, जिसको बहुत लोग आसान समझते हैं, मैं कहूँगा कि इसको इतना हल्के में मत लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। आप इससे अच्छा मार्क इन कर सकते हैं और अपने मार्क को, अपने मेरिट को और अच्छा कर सकते हैं। आप यूपीएसआई ये आपको मेरिट में स्थान दिला सकता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। और पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के 2017 में, वो इतने आसान नहीं थे और सबसे ज्यादा जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे वो टॉपिक था आपका मशीन इनपुट आउटपुट के। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी सेट में 3, 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसलिए टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट कह भी रहे थे कि सर मशीन इनपुट आउटपुट का टॉपिक लाया जाए, इसलिए मैं मशीन इनपुट आउटपुट आपके सामने लेकर आया हूँ। आज इसको हम देखेंगे, इसकी गंभीरता को और इसके कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करूंगा एकदम सरल तरीके से। ठीक, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टॉपिक, मशीन इनपुट आउटपुट। आपको स्क्रीन पर इस मोबाइल पर एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन दिख रहा होगा जो 2017 में यूपीएसआई में आया हुआ है। इसको आप देखकर ये जान सकते हैं कि यूपीएसआई में मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है या फिर कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपका बेसिकली ये जो टॉपिक है पूरी तरह से मशीन इनपुट आउटपुट, ये थोड़ा सा पहले ज्यादातर ये क्वेश्चन आपके इससे बैंक में पूछे जाते थे, वो भी पीओ मेंस में पूछे जाते थे, लेकिन अब इसको यूपीएसआई में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक, और इसमें भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को समझने के बाद आपके 4 से 5 नंबर रीजनिंग में कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आप इसे 2 से 3 मिनट में करके 4 से 5 नंबर आप अपना कर सकते हैं। और आपको पता है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए 14 क्वेश्चन आपको सही करने अनिवार्य है। अगर 4 क्वेश्चन आप ये मशीन इनपुट आउटपुट से कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा आपके। ठीक, तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या है इसमें कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये जो टॉपिक लिखा हुआ मशीन इनपुट आउटपुट, इसका क्या मतलब होता है। मशीन इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कंप्यूटर है, इसका ये मॉनिटर है। अब यहाँ पर कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है आपका, कीबोर्ड से या कोई भी इनपुट दबाते हैं, ABCD लिखा रहता है, वो क्या होता है यहाँ पे प्रिंट होता है। या फिर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम इसमें जब आप इंस्टॉल करते हैं मशीन में तो लाइन बाय लाइन लिख के आता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। क्वेश्चन आपके सामने होंगे, क्वेश्चन में आपको एक इनपुट दिया होगा, इनपुट को इंग्लिश में ऐसे लिखेगा या फिर हिंदी में ऐसे लिखेगा। यहाँ पे कुछ आपको इनपुट दिया होगा और उसके चरण दिए होंगे, क्वेश्चन में चरण दिया होगा, चरण को या फिर आपका स्टेप 1 स्टेप 2 करके भी दे सकता है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके दिया रहता है, इसी को आप चरण भी करते हैं। ठीक, तो बहुत ये हमेशा क्वेश्चन अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में आता है या फिर आपका
मैथमेटिकल टर्म्स को यूज कर सकता है। अब इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन जो होते हैं सारे के सारे आधारित होते हैं अरेंजमेंट पे। अरेंजमेंट यानी कि किसी भी प्रकार का वर्ड्स या फिर न्यूमेरिकल अल्फाबेट के साथ अरेंजमेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए अरेंजमेंट क्या कर सकता है आपका, फर्स्ट अगर देखा जाए कि क्या अरेंजमेंट ला सकता है, पहला अरेंजमेंट ये कर सकता है आपके अल्फाबेट के साथ। अल्फाबेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकता है। कोई भी ऑर्डर का फॉलो कर सकता है क्वेश्चन में, आपको उन्हीं अरेंजमेंट को पकड़ना रहता है क्वेश्चन में। दूसरा क्या कर सकता है, आपके नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकता है या फिर उनके ऑर्डर्स को डिक्रीजिंग में कर सकता है, यानी कोई भी ऑर्डर ले सकता है। या फिर इन दोनों को मिला के तीसरा चीज क्या कर सकता है, अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे, अल्फा प्लस न्यूमेरिक, इन दोनों को एक साथ कर सकता है। अल्फा न्यूमेरिक को यानी कि एक बार अल्फाबेट ले सकता है, दूसरी बार आपका नंबर ले सकता है। या फिर इनके अलावा आपका क्या ले सकता है, चौथी चीज देखी जाए तो चौथी चीज आपके नंबर ऑफ लेटर्स को ले सकता है। फोर्थ चीज जो होती है नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है आई डू विल एनीथिंग, यहाँ पे ऐसे ले सकता है, इसमें एक नंबर है, इसमें दो नंबर है, इसमें चार है, इसमें तीन है, इनको अरेंजमेंट करते हुए ले सकता है। तो सभी प्रकार के जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके अरेंजमेंट पे ही डिसाइड होते हैं। ये आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को करते हैं, कैसे दिया जाता है, कैसे चरण को समझते हैं, फिर कैसे आते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हर बार इनपुट के बाद आपको चरणों को लिखना पड़ता है, तो ये काम आपको नहीं करना। बिना चरण लिखे आप डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे। इस ट्रिक को हम सीखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझेंगे। ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए आपसे इसमें क्या हो रहा है, इससे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि कितने इनपुट देकर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि कितने चरण बन सकते हैं, टोटल कितने चरण बन सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ चरण नंबर 2 में बाएं से तीसरा अक्षर कौन है। या फिर ये पूछ सकता है कि चरण 3 में दाहिने से पांचवा अक्षर कौन है। या फिर ये पूछ सकता है कि बताओ निचले चरण से दूसरे चरण में पहले स्थान पे कौन है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांचवा चरण दिया हुआ है और पूछ दे कि दूसरा चरण इसका बनाकर दिखाओ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए आज हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट का, इसको देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में बेसिकली कर क्या रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक इनपुट दिया हुआ है और इनपुट में लिखा हुआ है दिस चैप्टर वुड गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये लिखा हुआ। अब उसको आप देख रहे हैं कि स्टेप 1 में चरण में क्या कर रहा है, यहाँ से इनपुट के बाद से क्या बदलाव दिखाई दे रहा है चरण 1 में। तो बस आपको एक ही बदलाव दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो बेसिक लिखा हुआ है इस बेसिक को उठाकर यहाँ पे कर दिया है। ये पहला बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में। बाकी सब के सब वैसे उतार दिया। देखिए दिस को ऐसे लिख दिया, चैप्टर को यहाँ लिख दिया, वुड को यहाँ पे ला दिया, गिव को यहाँ पे, यू वैसे ही है, कॉन्सेप्ट वैसे ही, और कोई भी चेंज पहले चरण में नहीं कर रहा। यानी कि चरण नंबर 1 में एक चेंज,
चरण नंबर 2 में आएंगे तो क्या होगा, फिर से एक चेंज होगा। चरण नंबर 3 में आएंगे तो क्या होगा, फिर से एक चेंज होगा। ऐसे ही चरण नंबर 4 में आएंगे तो फिर से एक चरण आएगा। और ये एक ऐसा समय आ जाएगा कि इसके बाद कोई भी चरण नहीं बनेगा, यानी कि सारे चेंजेज हो चुके रहेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए कि क्या चेंज कर रहा है। तो एक चीज़ आपको पता, थोड़ा सा ध्यान देंगे चलेगा कि ये जो बी होता है अल्फ़ाबेट में, ए के बाद बी, और बी क्या होता है कि शुरुआत में आता है आपके अल्फ़ाबेट। तो शुरुआत वाले अल्फ़ाबेट को पहले लिखा है, फिर आगे की चीज़ों को लिख रहा है। ऐसे अल्फ़ाबेटिकली चेंज करने की कोशिश कर रहा है। फिर बेसिक लिखा, देखिए बी पहले आता है, फिर सी आता है चैप्टर में। अब इसके बाद देखिए कोई चेंज कर रहा है क्या, दिस को ऐसे ही लिख दिया, वुड को वैसे ही लिख दिया, गिव को वैसे लिख दिया, यू को वैसे, कॉन्सेप्ट को वैसे, यानी कि चैप्टर क्या हुआ, उठ के यहाँ पे आ चुका है। दूसरा चेंज हो चुका है। अब तीसरा चेंज क्या होगा, बेसिक चेंज हो गया, चैप्टर चेंज हो गया। सी के साथ एक और है, कौन है, कॉन्सेप्ट, तो इसको भी ला दिया यहाँ पे। अब कैसे लाया है, चैप्टर में और कॉन्सेप्ट में। अब ये सोचिए, मान लीजिए सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन होगा हमें कि इनमें से किसको हम पहले रखें। तो आप देखिए अगर पहला अक्षर सेम हो जाता है तो हम दूसरे अक्षर को मिलाते हैं। सी दोनों में सेम है, फिर दूसरे अक्षर पे आएंगे यच, तो यच अल्फ़ाबेट में पहले आता है, फिर आपका आता है ओ। इसलिए कॉन्सेप्ट को तीसरे पोजीशन दिया है और चैप्टर को दूसरा पोजीशन दिया। फिर उसके बाद ये देखिए आपके 1, 2 और 3 चेंज हो गए, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा, सारे चीज़ों को वैसे के वैसे रख देगा। इसके बाद आ जाइए चौथा चरण में क्या हो रहा है। चौथे चरण में देखिए बेसिक वैसे ही लिखा है, चैप्टर वैसे ही लिखा है, दूसरा चेंज, और ये रहा आपका तीसरा चेंज। अब क्या करेगा आपका, अब सी के बाद कौन सा लेटर आता है, इनमें से देखिए सी के बाद टी है, डब्ल्यू है, जी है, यू है, तो इनमें सी के बाद कौन सा आएगा, जी आएगा, तो गिव को लिख दिया यहाँ पे। चौथा चेंज चौथे चरण में कर दिया। बाकी सबको देखिए, टी आपका जी के बाद आता है, और टी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद यू आता है, तो इनको चेंज नहीं करना पड़ा है। इनको कहा जाता है ऑटो फिल, ये अपने आप फिल हो गए, इनमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि अब इसके आगे कोई भी चरण संभव नहीं है। तो ये इसकी प्रक्रिया रही समझने की, अल्फ़ाबेटिकल। तो आप अगर आपसे पूछता है कि ये कैसे अरेंज किया है, तो आपका बस एक आंसर होगा कि ये अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया हुआ है। अब आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। कॉन्सेप्ट के समझने के बाद आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को किया जा सकता है। अब जो आप क्वेश्चन अभी देखे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को समझे हैं, जिस अरेंजमेंट को समझे हैं, उस पर आधारित देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उपयुक्त चरणों में अपनाए गए नियम के अनुसार प्रश्न को बताइए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो इनपुट दिया हुआ है, और इनपुट में लिखा हुआ है कि डू नॉट इमिटेट अदर्स वर्क। इसका तीसरा चरण क्या होगा, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आप पहले समझे हैं, जिस प्रोसेस को आप जाने हैं, उसी प्रोसेस के अनुसार आपको बताना है कि इसका तीसरा चरण क्या होगा। तो जो बेसिक तरीका है उससे चलते हुए देखते हैं कि इसका तीसरा चरण क्या आ रहा है। तो ये रहेगा आपका चरण नंबर 1। ये भी हो सकता है कि आपका चरण आए ही ना हो, ये तीसरा पूछ रहा है आपसे, हो सकता है कि ये 2 ही बने, हो सकता है कि एक ही बने। तो आपका आंसर होगा, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं तो तीसरा चरण नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी चरण पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैक्सिमम इसके 2 ही चरण बन सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट इमिटेट अदर्स वर्क में डी जो होता है अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे शुरुआत में होता ही है, इसको आपको अरेंज करने की ज़रूरत है नहीं। यन जो होता है आपका कौवें नंबर पे आता है 14 पे, आई जो होता है 9 पे, ओ 15 पे, डब्ल्यू आपका 23 पे। अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए। जो आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, उसका यूज इस टॉपिक में होता है। यहाँ पे डू को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए
9 पहले आता है, इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? इमीडिएट आएगा, तो अब आप इमीडिएट को यहाँ पे लाएंगे। ये होगा इसका फर्स्ट चरण यानी कि पहला चेंज। ठीक, इसके बाद जो भी चीज़ें बच रही हैं इमीडिएट को लिखने के बाद सबको वैसे के वैसे उतार दीजिए। नॉट अदर्स वर्क, ये हो गया आपका पहला चरण। पहले चरण में पहला परिवर्तन। अब आइए दूसरा चरण देखते हैं। चरण नंबर 2 क्या बनेगा या नहीं बनेगा? डू को हम ऐसे ही लिख देंगे और टाइम बचाने के लिए डू को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डी लिख दीजिए। इमीडिएट को आई लिख दीजिए, ये दोनों लिख दिए आप। अब देखिए नॉट है, अदर्स है, वर्क है। यन होता है आपका 14, वो होता है 15, ये होता है 23। अब बताइए इनमें से कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत दिख रही है? 14 15 से पहले ही आता है, उसको हमें कुछ चेंज करना नहीं है। यानी कि 15 जो होता है 23 से पहले आता है, इसमें भी चेंज करने की, यानी कि ये अपने आप ऑटो फिल हो गए, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो ऐसे वर्ड्स को ऑटो फिल बोला जाता है, अपने आप पर। यानी कि हमारे पास दूसरा चरण भी नहीं बनेगा, यानी कि इस इनपुट में सिर्फ एक चरण बनेगा। और इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसका तीसरा चरण क्या होगा? तो अब आपको ऑप्शन में दे सकता है, अलग अलग तरीके का ऑप्शन दे सकते हैं, और लास्ट में लिख सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी इसका आंसर ये होगा कि तीसरा चरण कोई भी नहीं बनेगा, इसके मैक्सिमम एक ही चरण बन सकते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल का आपने क्वेश्चन देखा। आइए अब एक और क्वेश्चन उसी पे आधारित देखते हैं। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसी पे आधारित क्या बना सकता है? इनपुट आपके सामने दिया हुआ है, मार्कस ब्रॉचली गिव्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस इनपुट में कुल कितने चरण बन सकते हैं, यानी कि इस पुनर्व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं कैसे चरण बनेगा। चरण नंबर 1 क्या बनेगा? चरण नंबर 1 मार्कस, यम किस पे आता है? 13 पे, बी आता है 2 पे, जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, फिर से ये 9 पे आ रहा है, इन दोनों में है। तो अभी उसको देखेंगे कैसे करेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए चरण में सबसे पहले कौन सा आएगा? ब्रॉचली आएगा, तो ब्रॉचली के लिए आप बी लिख दीजिए। पूरा ब्रॉचली लिखने की जरूरत है नहीं, बी लिख दिया। बाकी क्या होंगे? सब के सब वैसे उतर जाएंगे। मार्कस का एम ले लीजिए, गिब्स का जी ले लीजिए, इनएक्यूरेट का INA ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन का INF ले लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए चरण कितने बनेंगे। दूसरा चरण कौन सा होगा? दूसरा चरण में ये आपका ब्रॉचली व्यवस्थित हो चुका है। अब इसके बाद यम 13 है, जी 7 है, इनएक्यूरेट आपका 9 पे है और ये भी 9 पे है। तीन में से अब कौन सा आएगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी के बाद आगे कौन सा आता है? जी आता है, तो हम जी को लेंगे, जी यानी कि गिब्स को लेंगे। ठीक, अब इसके बाद बाकी सारे को ऐसे अरेंज कर दीजिए। 2 चरण आपके बन चुके हैं, 2 परिवर्तन आपने कर दिया है। अब आइए देखिए तीसरा चरण कौन सा होगा। तीसरा चरण होगा आपका बी वैसे लिख दिया, जी वैसे लिख दिया, यम आता है 13 पे, आता है 9 पे, दोनों 9 पे है। तीन दोनों में कौन सा लेंगे? इनएक्यूरेट है, इन्फॉर्मेशन है, तो 2 नंबर तक सेम है। तीसरे नंबर पे जब आप जाके देख रहे हैं तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे एफ, यानी कि ये क्या होगा? पहले आएगा। तो इनएक्यूरेट को आप पहले लाएंगे, फिर यहाँ पे मार्कस को लिखेंगे और इन्फॉर्मेशन को। ये 3 चरण आपके बन गए। चौथा चरण बनेगा बी, जी, इनएक्यूरेट। ये 3 चरण आपके बन चुके थे। अब बताइए मार्कस, इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन पहले आएगा? इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका लास्ट में मार्कस, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑटो फिल हो जाएगा, अपने आप फिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई भी चरण संभव नहीं है। मैक्सिमम इसमें कितने चरण बन सकते हैं? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कुल इसमें 4 चरण संभव हैं। इस तरीके से आपने इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखा। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3 क्वेश्चन कम से कम इसके करते हैं। ठीक, अब ये आपका इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का तीसरा प्रश्न है और इसमें आपसे पूछ रहा है
इसमें आपको चरण दिया हुआ है। चरण में इट इज फिगर एंटी स्टैब्लिशमेंट फ्रॉम मीडिया, ये आपको चरण दिया हुआ है, इस बार इनपुट नहीं दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन आप किए उसमें इनपुट दिया हुआ था, चरण पूछ रहा था आपसे। अब यहाँ पे आपको चरण दे दिया है और पूछ रहा है कि उपयुक्त चरण का इनपुट क्या होगा। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है जिसमें चरण दे दे और उसका फिर इनपुट पूछे, तो आप इसका आंसर देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यह असंभव है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो मशीन होती है वो हमेशा आगे की तरफ कार्य करती है, चाहे कोई भी मशीन हो, बैक साइड में जाके आप उसके आंसर को नहीं दे सकते। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तीसरे टाइप का बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आपने एक क्वेश्चन देखा इनपुट आउटपुट का और पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखा आपने। इसके बाद इसमें कुल मिला के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके बेसिक लेवल के, फिर हम आएंगे थोड़े से एडवांस लेवल पे और देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को बिना आप चरणों को लिखे हुए डायरेक्ट जहाँ पे इनपुट दिया होगा वहीं से आप समझ पाएंगे। उस ट्रिक को हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, जय हिंद।